हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री ऐप से। जैसा कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, और इसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, जिसमें 9 टाइप्स के सॉल्यूशन पढ़े थे हमने। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, और फिर हमने इसमें वेरियस कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें अपन मास परसेंटेज, वॉल्यूम मास परसेंटेज, है ना, वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद हमने पीपीएम यूनिट्स के बारे में पढ़ा। देन हमने इसमें मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शंस और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करे। अब बेसिकली आपके देखा जाए तो सिलेबस में जैसे वैसे टोटल हमने 9 टाइप्स के सॉल्यूशन पढ़े थे, और लिक्विड सॉल्यूशन अपने 3 पढ़े थे, सॉलिड का लिक्विड में और गैस का लिक्विड में। ठीक है, तो आपके जो सिलेबस में है वो अपने यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में है। तो आज हम इस वीडियो में लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट है वो अपन बात करेंगे कि किस तरह से आपके सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड में और गैस लिक्विड में डिजॉल्व हो सकता है, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। तो आज अपन यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। यही आपके सिलेबस में है, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन जैसा हमने पढ़ा है कि लिक्विड सॉल्यूशन क्या कब कहते हैं अपन इसमें। जैसे अपनी 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे पास क्या होता है सॉल्यूट, ठीक है, एक अपने पास क्या हो गया सॉल्वेंट, और इससे अपना क्या बनता है सॉल्यूशन। तो अगर आपका सॉल्वेंट क्या है अपने पास लिक्विड है, क्योंकि अपन ने नाम दिया था ना, सॉल्यूशंस के नाम अपन ने किसके बेसिस पे दिए थे, सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट बेसिस पर। जैसे मान लीजिए अपन ने इसमें अपन क्या है सॉलिड मिलाएं, लिक्विड में लिक्विड मिलाएं, या लिक्विड में गैस मिलाएं, सभी ये अपने सॉल्यूशंस हैं, ये क्या कहलाते थे लिक्विड सॉल्यूशंस। तो आज हम जो बात करेंगे यहाँ पर वो लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो वन बाई वन करके अपन समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपन सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड अपन ये लेते हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसमें लिक्विड सॉल्यूशन में क्या सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, पहले अपन ये पढ़ते हैं इसमें। तो देखिए सॉल्यूशन लिक्विड या कोई भी पढ़ने से पहले यहाँ पर अपन देखेंगे कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व कब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें काम करती हैं। आपके पास सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, तो इनके पार्टिकल्स में क्या होगा इंटरेक्शन होगा, आपस में अट्रैक्शन होगा, और जब सॉल्यूशन बन गया तो यहाँ पर क्या होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा आपस में। तो अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं इस पॉइंट में, अगर अपन देखें सॉल्यूशन कब बनेगा, जब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यानी आपस में इनके मॉलिक्यूल्स का जो इंटरेक्शन है, इनके मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन है आपस में खुद का, उससे जो सॉल्यूशन में आपके इंटरेक्शन हो रहा है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड आप बना रहे हैं, या कोई भी अपन सॉल्यूशन बनाते हैं, चाहे अपन ये बनाएं चाहे अपन ये बनाएं, कोई भी बनाएं, तो फर्स्ट पॉइंट आपके क्या आता है सॉल्यूट ऐसे लिख लेते हैं अपन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन should be higher या should be more than solute
सॉल्यूट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इंटरेक्शन। फर्स्ट पॉइंट आपके यही आता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड्स आपके क्या आयनिक सॉलिड्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो सकते हैं। अपन डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड्स पढ़े हैं, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में अपने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, अब अपन पहले एक आयनिक सॉलिड्स का अपन बात कर लेते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक सॉलिड और लिक्विड में कैसे होता है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक सॉलिड इन सॉल्वेंट। ठीक है, कोई और भी सॉल्वेंट ले सकते हैं। जनरली अपन क्या है यहाँ पर, मान लीजिए अपन सॉल्वेंट क्या लेंगे, वाटर लेंगे, तो वाटर में आपके सॉल्वेंट सॉल्यूशन बन जाएगा। कोई अदर सॉल्वेंट लेते हैं तो आपकी डिसोल्यूशन डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जनरली एक चीज़ अपन पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा कि कोई भी सॉलिड है उसकी अपनी नेचर होती है, सॉल्वेंट की नेचर अपनी होती है। कुछ में तो घुल जाता है, कुछ में कम घुलता है, कुछ में नहीं घुलता। देखते हैं तो क्या होता है, समान नेचर वाले सॉलिड सॉल्वेंट आपस में आसानी से घुलते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि यहाँ पर फ्रेज अपन काम में लेते हैं, क्या लेते हैं, लाइक dissolves द लाइक। एक ही फ्रेज काम में लेके सकते हैं कि लाइक डिजॉल्व्स द लाइक। अब यहाँ पर अपन पहले आयनिक सॉलिड्स की अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, अपना टॉपिक यही चल रहा है। मैं ऊपर दोबारा आपका लिख देता हूँ। टॉपिक अपना चल रहा है कौन सा, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, अब देखिए कोई भी आयनिक सॉलिड है उसमें आयंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्टेड रहते हैं। ठीक है, अब जब वो घुलेगा या डिजॉल्व होगा पानी में या सॉल्वेंट में तो क्या होगा, उस फोर्स को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो जब भी कोई सॉल्वेंट डिजॉल्व होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो वो रिलीज एनर्जी क्या करेगी, जो अट्रैक्शन फोर्स है जिससे कि आयंस बंधे हुए हैं उसको क्या कर देगी, उसको तोड़ देगी। और तोड़ के किस में बन जाएंगे, वो आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे और फिर उसके बाद उसमें सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं। ये कंसेप्ट काम करता है इसमें। तो यहाँ पर अपन देखें तो क्या होगा, मैं एक एक पॉइंट्स में इसको लिखते हुए चलता हूँ। इन आयोनिक सॉलिड्स, ठीक है, आयंस attracted to each other by the electrostatic force of attraction, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपन यहाँ पर एग्जाम्पल लें, मान लो कोई भी अपन एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लें। ठीक है, तो इसमें अपन जानते हैं, ये हमने सॉलिड्स में भी मैंने आपको बताया था। जैसे आप देखें तो ईच आयन किससे, 6 क्लोराइड आयन से क्या है, घिरा रहता है NaCl में, और ईच क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से सराउंड रहता है। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले।
ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसकी होती है? आपके NaCl की। अब क्या होगा, इनको घोलने के लिए हमें इस फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये डिजॉल्व होगा, ठीक है। और जितनी जो एनर्जी चाहिए हमें, आपने पढ़ा होगा जैसे लैटिस एनर्जी पढ़ा होगा, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of the 1 mole of substance. 1 mole of substance is known as the lattice energy. ठीक है, तो यहाँ पर हम लैटिस एनर्जी की और बात कर लेते हैं, अट्रैक्शन फोर्स को, क्योंकि एनर्जीज की यहाँ पर मेन चीज़ रहेगी आपकी, उसके बाद ही डिजॉल्व होगा। अपन सॉल्वेशन एनर्जी की भी बात करेंगे, डिजोल्यूशन एंथैल्पी की भी बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन देखें तो एनर्जी required to break the attraction force of ions in 1 mole of आयनिक सब्सटेंस, आयनिक कंपाउंड या सब्सटेंस अपन कुछ भी लिख सकते हैं। आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, ठीक है, लैटिस एनर्जी। अब क्या होगा कि जब भी अपन आयनिक कंपाउंड को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एंड दैट रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड द सॉल्वेशन एनर्जी। क्या कहेंगे उसको? सॉल्वेशन एनर्जी। अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है तो वो क्या कहलाती है? हाइड्रेशन एनर्जी भी बोलते हैं उसको, इन केस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं, व्हेन अ compound dissolved in solvent, the released energy is called एनर्जी जो रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी? कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी। एंड इन केस ऑफ, अब अपन हाइड्रेशन एनर्जी कर लेते हैं अगर वाटर सॉल्वेंट है आपका तो, एंड इन केस ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट, it is called hydration energy। समझ में आ गए? तो अब कोई भी सब्सटेंस सॉल्वेंट में कब घुलेगा? जब उसकी लैटिस एनर्जी सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के बराबर हो, या लैटिस एनर्जी सॉल्वेशन एनर्जी से कम हो। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये तो क्या हो गया? सॉल्वेशन एनर्जी तो एक्जोथर्मिक है, यानी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो नेगेटिव हो गया, टोटल क्या हुआ आपके? नेगेटिव हुआ। और लैटिस एनर्जी हमें क्या है? रिक्वायर्ड है, तो ये पॉजिटिव हो गई। यानी इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है? एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन। यानी जब ये इसमें घुल जाएगा तो क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन। तो अपन ये पहले कॉपी कर लीजिए आप हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से अपने को इसको आगे फर्दर प्रोसेस करना है। देखिए, अपन ने हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी की अपन ने बात कर ली, ठीक है।
अब अपन देखते हैं कि कंडीशन क्या है सॉल्यूशन के लिए, डिसॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ a compound in a solvent, अपन ने यहाँ पर सॉल्वेंट मान लीजिए अपन क्या लेंगे, वाटर, तो हाइड्रेशन एनर्जी होगी। फिर डिसॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड इन ए सॉल्वेंट, डिसॉल्यूशन एंथैल्पी should be less than or equal to 0, यानी अगर अपन डेल्टा एच अपन किसके लिए ले लिया, हाइड्रेशन अपन एनर्जी हो गया, डिसॉल्यूशन एनर्जी हो गया, ठीक है। अपन क्या लिख सकते हैं इसको, डिसॉल्यूशन एनर्जी। ये अपना क्या होना चाहिए, इक्वल और लेस देन 0, होना चाहिए, तभी आपके क्या होगा, सॉलिड है वो उसमें डिसॉल्व कंपाउंड में होगा। ये क्यों होगा, कैसे होगा, देखिए आप, ये अपने को मालूम है फॉर्मूला, ये तो अपना क्या हो गया, डिसॉल्यूशन हो गया, इक्वल टू क्या हुई, लैटिस एनर्जी प्लस क्या है अपने पास, सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। अगर अपन देखें तो जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी है, ये तो क्या है हमारी पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस सॉल्वेशन एनर्जी देखें तो क्या है हमारी ये नेगेटिव, सॉल्वेशन एनर्जी नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमारी ये ज़्यादा होगी या इसके इक्वल होगी तभी हमारा क्या होगा, ये डिसॉल्यूशन होगा। अगर दोनों इक्वल हैं तब तो क्या हो गया, डिसॉल्यूशन एनर्जी 0 हो गई, ठीक है, इक्वल हो गई 0 के, और सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा है तो हमारी क्या नेगेटिव में आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा, लेस देन 0 हो गया, तो इसलिए हमने ये चीज़ लिखी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड इन अ सॉल्वेंट, डिसॉल्यूशन एंथैल्पी शुड बी इक्वल और लेस देन 0, ठीक है। और इससे क्या होगा, आफ्टर डिसॉल्यूशन के बाद क्या होगा, आयनिक जो कंपाउंड था उसके आयन सेपरेट हो जाएंगे और उसकी जगह उसको क्या सॉल्व कर लेंगे, अपने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स उसको घेर लेंगे, तो वो क्या कहलाते हैं आपके सॉल्वेटेड आयंस। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि आफ्टर डिसॉल्यूशन आयंस ऑफ ionic compound are separated and surrounded by opposite end of solvent molecules, ठीक है। अपोजिट एंड ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से आपके क्या हो जाएंगे, सराउंड हो जाएंगे, एंड इनको हम क्या कहेंगे, these ions are called solvated ions, और
अगर वाटर आपका सॉल्वेंट है तो अपन क्या कहेंगे, और हाइड्रेटेड आयंस, हाइड्रेटेड आयंस। तो अभी हमने इससे पहले आपको लिखा था ना NaCl का, अपन ने स्ट्रक्चर देखा था जिसमें ईच आयन सराउंडेड बाई 6 अपोजिटली चार्ज आयंस। तो अगर हम डिजॉल्व कर लें तो उसके बाद आयंस किस में चेंज हो जाएंगे, सॉल्वेटेड आयंस में चेंज हो जाएंगे। और उनकी स्ट्रक्चर किस तरह से होगी वो अपन देख लेते हैं। सॉल्वेटेड आयंस की स्ट्रक्चर, ये मैं ऊपर वाला पॉइंट में डाल रहा हूँ, यहीं पर अपन बना देते हैं इसको। और आप कैसे बनाएंगे, इस पॉइंट को लिखने के बाद बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे आयंस क्या हैं, सोडियम आयंस थे और एक क्या थे इसमें, क्लोराइड आयंस, ठीक है। मान लीजिए हम वाटर में इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो वाटर आप जानते हैं H2O, इसके क्या हो गया आपके, एक मान लीजिए बड़ा एंड तो आपके क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और इस पर अपन ने क्या बना दिए, 2 हाइड्रोजन बना दिए, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है आपकी, यही तो होती है, ठीक है ना। तो ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन को। तो एक तरह से देखा जाए तो ये तो इसका क्या होगा, नेगेटिव एंड हो गया, और ये क्या होगा, इनके पॉजिटिव एंड होगा, ठीक है ना। ये अपन ऐसे कह सकते हैं, ये आपका क्या है, पॉजिटिव एंड है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे सोडियम आयन है तो इसके अराउंड क्या होगा, अपोजिटली चार्ज एंड होगा, किसका, सॉल्वेंट का, तो यहाँ पर नेगेटिव एंड आएगा। यानी आप किस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। जितने क्लोराइड आयन अठे थे आपके, उतने ही क्या आ जाएंगे, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। 4 हो गए, 5 एंड 6। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप क्लोराइड के अराउंड देखेंगे तो पॉजिटिव एंड आएंगे। यानी आप इसको कैसे बना सकते हैं, ये तो ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव एंड इसकी तरफ हो जाएंगे। इस तरह से पॉजिटिव एंड आप किधर बना देंगे, क्लोराइड की तरफ। सिक्स हो गए ना, जितने आइंस थे अपने सोडियम आइंस उसी के अकॉर्डिंग बनेंगे, क्योंकि सराउंडेड तो ये नंबर ऑफ सेम आइंस से रहेंगे जो उसमें आयनिक कंपाउंड में थे। अब इनको अपन क्या कहते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से सराउंड हो गए तो ये क्या कहलाते हैं आपके, सॉल्वेटेड। और अपन क्या कह सकते हैं, वाटर आपका सॉल्वेंट है तो हाइड्रेटेड आइंस, ठीक है। तो इस तरह से आयनिक कंपाउंड्स वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा या इसके बराबर होगी। अगर आपकी किसी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है और सॉल्वेशन एनर्जी कम है तो फिर उनको ब्रेक नहीं कर पाएगी और वो आपके कंपाउंड उसमें डिजॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। ये हमने कंडीशन बताई दी है आपको कि सॉल्वेशन एनर्जी है वो लैटिस एनर्जी की या तो बराबर होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी क्या होगा उसमें वो डिजॉल्व हो पाएगा। क्लियर। अब आपने देखा होगा कि कुछ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, वहाँ पर क्या कारण है। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वाटर में डिजॉल्व होते हैं वो किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड। आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण भी क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है। तो वो अपन नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि सम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आल्सो डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अपन क्या लिख सकते हैं, सम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आल्सो dissolved in water due to formation of हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से क्या हो जाते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज
ये तो फर्स्ट हुआ आपका डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब सेकंड पार्ट अपन देखें, इसमें क्या था, डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो सेकंड पार्ट क्या है अपना, डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो एक चीज तो अपन पढ़ ही चुके हैं कि सेम नेचर, लाइक, डिजॉल्व, लाइक, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड पढ़ रहे हैं तो नेचर पे डिपेंड करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ लिक्विड, या 3 टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इज फॉर, या लिक्विड का लिक्विड में आपके सॉल्यूशन बनते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड्स, क्योंकि दोनों ही अपन लिक्विड्स ले रहे हैं, तो किस नेचर के अपन लिक्विड लेंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड, सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड classified in 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में अपन इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब एक एक करके अपन देख लेते हैं कैसे बनेंगे। एक तो होते हैं आपके कंप्लीटली मिसिबल, यानी आपका पूर्ण रूप से अगर 2 लिक्विड आपके मिल जाते हैं आपस में तो वो क्या हो लेते हैं, कंप्लीटली मिसिबल। यानी 2 लिक्विड्स completely mixed in each other, यानी एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अपन देखें इसमें एग्जाम्पल आपने बहुत देखा होगा, अगर अपन इथाइल एल्कोहल और वाटर लेते हैं, ये एग्जाम्पल हो गया। तो एल्कोहल वाटर में कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, क्योंकि दोनों ही आपके क्या है, डाइपोल हैं, डाइपोल नेचर होती है, डाइपोल मूवमेंट होता है, दोनों का नेचर सेम है, तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा अपन एग्जाम्पल लें, ये ज़्यादा डिटेल में अपने को नहीं पढ़ना, डिटेल में दूसरी चीज़ें अपने को पढ़नी है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा अपने को बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ। सेकंड अपन देखेंगे पार्शियली मिसिबल का मतलब क्या हो गया कि अगर 2 लिक्विड्स आपके आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से भी नहीं है, इमिसिबल भी नहीं है, पार्शियली मिसिबल, आंशिक रूप से मिसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 लिक्विड्स पार्शियली मिसिबल इन वन अनदर, यानी एक दूसरे में क्या है आपके, पार्शियली मिसिबल है वन अनदर, ड्यू टू डिफरेंस इन डाइपोल मूवमेंट। ये डाइपोल मूवमेंट के बारे में आपने 11th में पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग करके चैप्टर था, वहाँ पर इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। तो डाइपोल मूवमेंट में डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ये पार्शियली मिसिबल होते हैं। इसमें अपन चाहें तो एग्जाम्पल जैसे अपन ईथर का अपन ले सकते हैं, डाई इथाइल ईथर, ठीक है, प्लस वाटर। अगर अपन ईथर को पानी में घोलते हैं तो कंप्लीटली मिक्स नहीं होता, वो क्या होता है, पार्शियली मिसिबल। जितना डालेंगे उसका कुछ पार्ट ही उसमें क्या होगा, मिक्स होगा, बाकी का रह जाएगा, ठीक है। तीसरा पार्ट है इसमें, थर्ड टाइप है आपका
ये तो कंप्लीटली हो गया, पार्शली हो गया। एक होता है इमिसिबल, यानी आपका क्या होता है उसमें घुलता ही नहीं, इमिसिबल। दो लिक्विड्स हैं आपस में मिलते ही नहीं है, ठीक है, यानी टू लिक्विड्स इमिसिबल टू इन ईच अदर, टू लिक्विड्स इमिसिबल टू ईच अदर, इमिसिबल टू ईच अदर, यानी एक दूसरे में आपके क्या है, इमिसिबल है। अब ये तो हो गया, एक आपके नॉन पोलर है, एक पोलर है बिल्कुल, तो क्या होगा, आपस में नहीं मिल पाएंगे। पोलर नॉन पोलर भी आप जानते होंगे, ये भी 11th में आपने पढ़ा हुआ है। जैसे अगर अपन देखें बेंजीन, बेंजीन तो क्या है, नॉन पोलर है। अगर बेंजीन को अपन पानी में घोलते हैं, पानी क्या है, वाटर, पोलर, तो इसमें डिजॉल्व नहीं होता है ना। तो जैसा हमने पहले भी बताया उसमें कि लाइक डिजॉल्व द लाइक, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है कि कितना आपके उसमें डिजॉल्व होगा। तो ये अपनी क्या हो गए, लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन। इसको एक कॉपी कर लीजिए, फिर थोड़ा सा मैं आपको गैस का लिक्विड के बारे में बताते हैं। थर्ड पार्ट है इसका क्या, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन, ठीक है। अभी जैसे अपन लिक्विड में देखा ना, नेचर ऑफ द लिक्विड डिपेंड कर रही सॉल्युबिलिटी, वही यहाँ पर है कि किसी भी लिक्विड में कोई गैस कितनी डिजॉल्व होएगी, किस एक्सटेंट तक डिजॉल्व होएगी, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस एंड लिक्विड, किस में आप डिजॉल्व कर रहे हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बोथ, दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया कि डिजोल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड depends upon the nature of both, दोनों की नेचर पे डिपेंड करता है। अब अपन देखें कि जो गैसें हैं ना कुछ अमाउंट में डिजॉल्व होती है, जो भी सॉल्वेंट है, जैसे वाटर लिया या कोई भी लिया, तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में, जैसे अपन पानी लेते हैं तो पानी में अपनी ऑक्सीजन भी डिजॉल्व रहती है, क्लोरीन भी डिजॉल्व रहती है, नाइट्रोजन भी डिजॉल्व रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजॉल्व रहती है, लेकिन उनका एक्सटेंट डिफरेंट हो सकता है, कोई गैस आपके ज़्यादा अमाउंट में है, कोई कम में है, ठीक है ना, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट में डिजॉल्व होते हैं। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं गैसेस इन वाटर, पानी का अपन ले रहे हैं यहाँ पर, इन वाटर dissolves to different extent, अलग अलग एक्सटेंट पे आपके डिपेंड रहती हैं, डिजॉल्व होती हैं, यानी कुछ ना कुछ अमाउंट में आपके कम ज़्यादा डिजॉल्व अमाउंट में रहेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है अपने किसके, नेचर पे डिपेंड करता है। तो गैसेज इन वाटर डिजॉल्व टू डिफरेंट एक्सटेंट, या अपन कह सकते हैं कि गैसेज इन वाटर डिजॉल्व टू डिफरेंट एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर, डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर, ठीक है ना। जैसे अपन मान लीजिए एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल में आप देखें जैसे जो विवरेटेड ड्रिंक्स हैं, है ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जैसे अपन देखते हैं ना कार्बोनेटेड
ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में आप देखें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इन कोल्ड ड्रिंक, कार्बन डाइऑक्साइड इन कोल्ड ड्रिंक, तो ये क्या हो गया, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, ठीक है, जिसमें अपनी कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व है। तो आपके पानी हो गया लिक्विड, वाटर लिक्विड हो गया, और इसमें क्या डिजॉल्व है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व है, ठीक है। ऐसे ही अपन देखें ऑक्सीजन कम होती है, जैसे बहुत सारे जलीय जंतु होते हैं ना आपके जल में रहने वाले, जैसे फिश है, अदर आपके, वो किससे लेते हैं पानी, ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, वो आपके वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसी को लेते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन आल्सो डिजॉल्व इन वाटर, आल्सो डिजॉल्व इन वाटर। अब इनका एक्सटेंट कितना डिजॉल्व हो सकता है, अब इसकी कई कंडीशन है, नेचर भी है, प्रेशर भी होता है, टेम्परेचर भी होता है, तो कई फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर इनकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, किसमें, लिक्विड में। क्योंकि अपन लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो आज हम इसमें यहीं तक पढ़ेंगे। ये तो छोटा सा आपके टॉपिक था, बेसिक था, ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो अपन मतलब पढ़ रहा है। मेन चीज़ तो हमें आगे जो पढ़नी है वो सॉल्युबिलिटी, यानी किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, सॉल्युबिलिटी हम किसको कहते हैं, सॉल्युबिलिटी को क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्युबिलिटी के बारे में। आज इसको रिवाइज करिए। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं चैनल पर, मैं उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच।